इवनिंग में Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास कुछ होमवर्क दिया था क्या? The first exercise. डाउट्स डाउट्स हैं कुछ? एक है sir. पूछो। शंकर तुम्हारी नेट स्पीड आज भी खराब है? ठीक है हाँ पर ठीक है थ्रू. ठीक है, तो फिर क्यों ऐसे बैठे हुए हो? कैमरा ऑन करो सब लोग। पूछो डाउट्स भाई। 5.1 में क्या डाउट है? कर ही है ना सबने? 8th क्वेश्चन में बस मैं वो पूछना था. 1 Eight. minus I to power 4 है. हाँ उससे वैसे ले लेना 1 minus I to power I square उनका 4 उनका स्क्वायर होल स्क्वायर. हाँ, 2 बार स्क्वायर कर दें। ओके. और किसी को डाउट? आस्था को डाउट? नो सर. आदित्य? सार्थक डाउट है कोई? नहीं सर नहीं। किया है ना सबने? आदित्य डाउट है कोई? सर नहीं है. सबने काम किया है ना? किसने ऐसा तो बताओगे नहीं। किसने किया जरा वो लोग बताना। सर मैंने तो किया. ठीक है, मैंने भी किया. कल्प ने किया है, मैंने भी कर दिया। क्षतिश किया है ना तुमने पूरा? ठीक है। अन्वेषण लेट क्यों आते हो तुम लोग? चलो तो आई गेस एक्सरसाइज के समझ में आ गया होगा कि इजी था। डाउट्स तो मिनिमम ही है। चलो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन रह गया है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो आई होप सबको याद है ट्रिग्नोमेट्री। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे फॉर्म में लिखना। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो एक बात समझो कि यार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा बी। तो देखो दो नंबर्स हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें a और b रियल नंबर्स हैं। तो देखिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो नंबर्स हैं a और b। तो क्या हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं? एक को x एक्सिस पे कर देते हैं, एक को y एक्सिस पे कर देते हैं, तो ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगा। एग्रीड? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, और बहुत कुछ होता है ऐसे ग्राफ में। हमारे सिलेबस में ऑल्दो नहीं है कुछ, बट आगे जे वगैरह के लिए पढ़ोगे तो काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो हमने कहा एक्स एक्सिस में हम रियल पार्ट को प्लॉट कर देते हैं और वाई एक्सिस में इमेजिनरी पार्ट को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब देखो है ही बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारा ग्राफ बनता था, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। जो हमारा प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनता था उस प्लेन को हम क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन। जिस प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन का हमने नाम रख दिया है आर्गेंट प्लेन।
कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस नाम है, क्योंकि वो रियल नंबर्स थे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो ग्राफ पे कैसे आएगा, रियल एक्सेस पे 2 और इमेजिनरी एक्सेस पे 3, ये हो गया हमारा 2,3। सो हम समझ जाएंगे कि ये नंबर है हमारा 2 + 3 आयोटा। मान लो हमारा कोई नंबर है ये कुछ ऐसा 1 2 3 और यहाँ पर 1, तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ये पॉइंट कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस में कौन सा है? 1 है। क्या बोला -1 सार्थक? प्लस तो -3 बस -3 -1 -3 आयोटा। -3 -1 है। -3 -1 आयोटा या माइनस आयोटा लिखना है, समझ गए? तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दिस वे कैन रिप्रेजेंट इन आवर आर्गेंट प्लेन। अभी यहाँ से एक बात और आती है कि अगर मैं ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्वाइन कर दूं, तो बताओ ये जो लाइन बनी है उसकी लेंथ कुछ रिप्रेजेंट कर रही है क्या, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं? इस लाइन की लेंथ क्या हो जाएगी? सर मॉड उसका क्या ये √2² + 3² हो जाएगा पाइथागोरस से, x पे 2 y पे 3, और √a² + b² mod z ही तो होता है। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑरिजिन टू द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर्स। तुमने फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा है पहला चैप्टर, याद आ रहा है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, बट हमारे सिलेबस में ये सब कुछ नहीं, तो हमें स्कूल के लिए तो नहीं पढ़ना है, बाकी तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो बाद में अलग पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली ज्योमेट्रिकली हमने देख लिया कि इसकी लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एक तरीका और आया, मैंने कहा अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से लेंथ बता दें, तो क्या हम एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं? हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है 5 यूनिट, क्या वो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर बताएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी ओरिजिन से लेंथ है 5 यूनिट, क्या ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है? नहीं। क्या ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं? यस सर। कौन से हो सकते हैं? सर वो तो एंगल पे डिपेंड है ना, कौन से एंगल पे वो। ठीक है, बट अगर मैंने सिर्फ लेंथ बताई है तो इट कैन बी इनफाइनाइट पॉइंट इन अ सर्कल। भाई ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट हैं? ये सारे पॉइंट्स ऐसे जो सर्कल से पास कर रहे हैं जिसकी रेडियस 5 है, समझ गए? तो ऑरिजिन से डिस्टेंस, ओनली दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट टेल अस द यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर मैं दो चीजें बता दूं, ऑरिजिन से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से एंगल, क्या ये हमें एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा? सर लेकिन फिर वो रिपीट भी तो करेगा अपने आप को एक बार। तो तब भी तो सेम ही तो नंबर आएगा, पॉइंट तो सेम ही आएगा, रिपीट कितने बार भी करा लो। यस सर। तो हमने यार ऑब्जर्व किया कि यार जैसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक यूनिक पॉइंट देते हैं, वैसे ही ऑरिजिन से डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से एंगल भी एक यूनिक पॉइंट दे सकता है। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट इन आवर आर्गेंट प्लेन, और इन दैट केस कार्टेशियन प्लेन आल्सो। अगर कार्टेशियन प्लेन पे भी हम ये बात करें कि एक पॉइंट जिसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस पता है हमें और एक्स एक्सिस से एंगल पता है, तो यूनिक पॉइंट हो जाएगा। तो दैट इज अ कंप्लीट अनदर सिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं पोलर सिस्टम। अगेन हमारे सीबीएसई सिलेबस में इन जनरल पोलर सिस्टम नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो ये पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पोलर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, उसको हम आर बोलेंगे, एंड एंगल मेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वेक्टर है, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं ये वाला, तो उसके लिए आर और थीटा क्या होगा? आर तो ये लेंथ ही होगी, थीटा एंगल कहां पर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थीटा एंगल ये हुआ। ठीक है,
मान लेते हैं 120 है, तो हमें बता देगा कि अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए r है 4 और थीटा है 120, तो हम बना सकते हैं आराम से। 4 लेंथ का वेक्टर बनाया और 120 एंगल बना दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, अरे श्योर मैं भूल गया, अगले बोर्ड पे यस कर लेता हूँ। कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। अब यहाँ पर बात आ रही है कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स से पेन पे कर देता हूँ श्योर डिमांड। चलो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं बेसिक से। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, लेट्स सी, तो अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ, कोई नंबर नहीं ले रहा हूँ, to explain the formulas and theory. चलो, मान लेते हैं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके जो है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेट्स a कॉमा बी हो जाएंगे, तो हमने कहा हमारा जो r होगा तो क्या हो जाएगा, r अगर मैं इसमें यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा तो ये r हो जाएगा, ठीक है, और ये थीटा है। अभी देखो r थीटा और ए बी में क्या रिलेशन है, so it can be very easily observed। तुमने फिजिक्स में किया होगा, याद है ना, कॉम्पोनेंट में डिवाइड करते हैं, r cos थीटा r sin थीटा। क्या हुआ है? यस सर। यस सर क्या है? नहीं भी क्या है तो क्लास 10th वाले से हो जाएगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी बताना जरा। ए। लेंथ ए हो जाएगी, तो ए कॉमा बी है तो ये एक्स हो, ए हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी। बी। अच्छा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें देखो ए प्लस आई भी दे रखा है, हमें इसको आर और थीटा में लाना है, तो क्या हम ये तो हम तुरंत निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो तुरंत हो जाएगा। अब मेन बात आ रही है थीटा निकालने की, यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो हमने कहा देखो cos थीटा क्या हो जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन आर, यस यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या यहाँ से cos थीटा आ जाएगा, और sin थीटा इज इक्वल टू b अपॉन आर, यस सर। ठीक है। तो a की जगह हम लिख सकते हैं r cos थीटा, और b की जगह लिख सकते हैं r sin थीटा। क्या ये पूरा पूरा कन्वर्ट हो गया, ये तो कन्वर्ट करना था कि a और b की जगह r और थीटा आ जाए। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, और अब हम इसको क्या लिख देंगे, a को लिख दिया r cos थीटा और b को लिख दिया r sin थीटा। ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, z इज इक्वल टू r कॉमन ले सकते हो, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अभी एक काम रह गया है, क्या काम रह गया है, थीटा की वैल्यू निकालना। थीटा की वैल्यू निकालना आसान है। थीटा की याद करो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि यार cos थीटा की कोई वैल्यू हो तो इसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, सिर्फ एक एंगल नहीं, घूमते जाओ पूरा पूरा चक्कर, तो बहुत सारे एंगल्स आ सकते हैं, यस सर। याद है, यस सर। ठीक है। लेकिन हम किसको बोलते हैं, हमें कौन सा एंगल लेना होगा, तो ये कन्वेंशन बना ली गई है कि जो एंगल माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, हमारे लिए स्टैंडर्ड एंगल होगा, हम वो एंगल लेंगे माइनस पाई से पाई के बीच में, और ये पॉसिबल है किसी भी एंगल को माइनस पाई से पाई के बीच में लिखना, ठीक है। तो जब ये रिप्रेजेंटेशन किया गया, आर और थीटा को इसको बोलते क्या है, तो आर को तो बोलते हैं मॉडुलस, और थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्गुमेंट है, ठीक है। आर निकालना हम ऑलरेडी जान चुके हैं, थीटा निकालना आप समझते हैं। तो देखो इन प्रोसेस सबसे पहले हमने सीखा
कि cos थीटा आएगा और sin थीटा आएगा। तो ये तो फिल ही नहीं हो रहा ब्लैक से। अरे वीडियो तो ठीक चल रहा है ना, पेंट हैंग हो गया था, फिल हो गया, ठीक है। हाँ, अब हमारा मेन पर्पस है थीटा निकालना। अब थीटा निकालने का प्रोसेस क्या है, तो देखो इन प्रोसेस सबसे पहले हमने बीच में देखा था कि सबसे पहले हमने cos थीटा और sin थीटा निकाला था। यहाँ पर cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया। अब हमारा पहला काम है कि हम cos थीटा और sin थीटा को देख के ऑब्जर्व करेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। क्या हम ये देख के पहचान लेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू देख के पहचाना जा सकता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है? Yes, sir. मान लो साइन पॉजिटिव आ रहा हो और कॉस नेगेटिव आ रहा हो, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। सेकंड। सेकंड, याद है ना, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव आ रहा है, कॉस पॉजिटिव आ रहा है, तो fourth one. फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन और कॉस की वैल्यू देख के सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। उसके बाद थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो डायरेक्ट साइन और कॉस से सोची जा सकती है, या फिर tan थीटा निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो b अपॉन ए आ जाएगा। देखो r और r कैंसिल, b अपॉन ए आ जाएगा। और हम इसमें मॉड लगा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव ले लेते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल देते हैं। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो क्या हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। और हमारा पर्पस है कि हमारा आंसर आना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में। मतलब माइनस पाई से पाई समझ गए ना, या तो 0 से 180 हो या 0 से -180 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मान लो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था, शुरू में मालूम चल गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एंगल आया वही लिख देंगे आंसर में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही होता है ना। Yes, sir. ठीक है भाई। अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में था, हमने तो एंगल निकाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, लेकिन एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे ले जाते हैं, याद है? Sir, pi minus करके. पाई माइनस थीटा विल बी द आंसर। ठीक है, सब लोग ट्रिग्नोमेट्री का वाला याद करो कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखना हो तो पाई माइनस कर देते हैं, थर्ड में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? Sir, pi आई plus. प्लस। पाई प्लस, और फोर्थ में 3 pi by 2 plus. हम्म, Sir, 2 pi minus. 2 पाई माइनस या 0 माइनस, 2 पाई और 0 एक ही बात होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लेके नहीं जाना है, क्योंकि हमारा एंगल होना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में। माइनस पाई से पाई के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई से बड़ा हो जाता है। Yes, sir. तो अगर Yes, एंगल sir. थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम आंसर में लिख देंगे थीटा माइनस पाई, तो अपने आप वो माइनस पाई से पाई के बीच में बन जाएगा। और एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है हमारे एज पर इनिशियल कैलकुलेशन, तो हम माइनस थीटा लिख देंगे। अभी हो सकता है कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन हो, अभी मैं एक एग्जांपल करूंगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस प्रोसेस को सब लोग अच्छे से लिख लो। पूरी स्क्रीन एक दिख बार रही है क्या ऊपर अभी? कर दीजिए. ऊपर कर, मैं जूम आउट कर देता हूँ, आई थिंक पूरी एक साथ दिखने लगेगी। ज़्यादा छोटी तो नहीं हो गई थोड़ी सी जूम इन कर दीजिए. यार? ये तो सीधे अब 50 से ज्यादा हो 100 गया. हो रहा है, 50 हो रहा है, नहीं हो रहा। पहले तो मैं ऊपर पहले कर देता हूँ फिर नीचे करता हूँ।
देख लिया क्या? यस सर, मैं तो पता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। मान लो क्वेश्चन आ गया कि रिप्रेजेंट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा लेट्स सी 1 माइनस रूट 3 आयोटा। प्रॉपर तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं अननेसेसरी गलती होगी, बहुत सिंपल सा होता है। सबसे पहले तो हम आर निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बाद में देख लो सब लोग पहले। फिर हम ए और बी निकालते थे, कॉस थीटा साइन थीटा बेसिकली। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा होता था आर कॉस थीटा ए होता था, तो ए अपॉन आर होता है। तो ए की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन 2 हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा ए अपॉन आर और बी अपॉन आर। अभी यहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि बताओ थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 4। 4. फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वी नो थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब हम निकालेंगे कि एंगल की वैल्यू क्या है एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan थीटा हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ v अपॉन ए, मतलब साइन नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल लेंगे। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 करोगे तो वहां से रूट 3 आ जाएगी tan की वैल्यू, जिससे थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। ऑल्दो tan लिख देते हैं फॉर्मूले के लिए, कहने को तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी दिख रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 60 होगा, फर्स्ट के हिसाब से 60 होगा। समझ गया? यस 11 सर। में आ गया, हमें पाई में लिखना चाहिए। पाई बाई 3 हो गई थीटा की वैल्यू। यस सर। अब ये हमारा आंसर नहीं हो कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इस एंगल को कैसे लिखेंगे? माइनस थीटा। माइनस पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में आ गया ना। माइनस पाई बाई 3 क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था ना, ये तो हमने हाँ खुद से ठीक है मॉड सर, लगा लिया ठीक है। है सर। समझ गया ना, एंगल तो हमारा एक्चुअली में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में था। सर तो मतलब tan थीटा मतलब डिसाइड करेगा, मतलब जिस भी क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से साइन आएगा। हाँ, ये तो हम एंगल तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल ले रहे हैं जानबूझ के कि साइन एंगल लफड़ा छोड़ो, पहले एंगल निकाल लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सा होना चाहिए, फिर एज पर द हमारी इनिशियल जो कैलकुलेशन थी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक तो है सर, फाइनल थैंक आंसर क्या होगा? लिखेंगे कैसे इसको? हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर चुके हैं, z इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा। तो cos प्रॉपर ऐसे ही लिखना है, माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन थीटा की बस वैल्यू डालनी है माइनस पाई बाई 3। इसमें यानी कि फॉर्मूला लगा दिया कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। नहीं, हमारा आर्गुमेंट ही माइनस पाई बाई 3 है, तो आर्गुमेंट ही तो फिट होता है अंदर फॉर्मूले में। तो माइनस है तो उसको माइनस ही लिखना है। तो दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था ना। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो एक और कर देता हूँ सर मैं। तो यहीं तक छोड़ देना, आगे भी सॉल्व करना है। नहीं, यही थोड़ा ऐसे, यही तो लिखना था हमें, पोलर कोऑर्डिनेट यही तो हो गया। ओके सर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले तो r निकालेंगे। r निकालना बहुत ही आसान, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है, उसको हम रूट 2 लिख देंगे। अब cos और साइन निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे यार cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा इज -1 अपॉन रूट 2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू, वो भी आ गया -1 अपॉन रूट 2। तो बताओ किस क्वाड्रेंट में हुआ है? थर्ड। 3rd. हमने डिसाइड कर लिया कि थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा वो भी हम देखते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे पहले tan थीटा। tan थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ b बाई ए, जो कि दोनों इक्वल 1 आ हाँ. जाएगा। तो
तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, π/4। 5 या π/4। अभी देखो, अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना होता तो हम इसको पाई प्लस π/4 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में थर्ड क्वाड्रेंट में लिखने को नहीं कहता है, वो कहता है कि एंगल लिखना तुम्हें -π से π के बीच में, इसीलिए मैंने वो 4 फॉर्मूले लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखवाया था, क्या फाइनल आंसर क्या होगा, थीटा minus माइनस पाई थीटा माइनस पाई। पाई। हमारा फाइनल आंसर होगा π/4 माइनस पाई, जो कि हो गया -3π/4। क्या ये -π से π के बीच में दिख रहा है ना, ये Yes, sir. -π, ठीक है। अब पहला आंसर क्या लिख देंगे कि z इज इक्वल टू r, जो कि √2 है, cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। हमेशा ध्यान रखना कि cos और sin दोनों में सेम एंगल होगा हमेशा। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, थीटा दोनों में सेम होता है। होशियारी में ऐसा नहीं कि cos माइनस थीटा तो cos थीटा होगा तो माइनस हटा दिया, माइनस हटा दोगे तो गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये है सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट चैप्टर का। चलो खुद से करोगे, आप करोगे। कर Yes, लेंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों कर लो, फिर दोनों डिस्कस करेंगे। चलो हाँ, कार्तिक आंसर आया क्या, सर हो गया। अनुष्का आंसर आया, सर थोड़ा सा बचा है। पहले का आ गया, हाँ सर। बताओ फाइनल आंसर। सर अभी कर रहे हो, थोड़ा सा बचा है। पहला भी बचा है, सर नहीं हो रहा था। आदित्य हो गया, सर पहला हो गया, दूसरा नहीं हुआ। पहला बताओ आंसर क्या है, फाइनल आंसर बोलना सीधे। सर 2 cos π/6 प्लस आई sin π/6। क्या ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, हाँ सर। कॉस नेगेटिव नहीं आ रहा है क्या, मेरा तो नहीं आ रहा। -√3 कहाँ जाएगा फिर, रास्ता बताओ। सर सेम है, बस 5 π/6 है। भाई कॉस नेगेटिव नहीं है, कॉस नेगेटिव है तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आर निकाला हमने, आर तो आ गया होगा 2, फिर हाँ। cos थीटा आएगा -√3/2, ए की वैल्यू -√3 है ना, और sin थीटा आएगा 1/2। दैट मींस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद हम tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा निकालोगे मॉड के साथ तो वो आएगा √3, दैट गिव्स यू थीटा इज इक्वल टू π/6। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो हमारा एक्चुअल थीटा क्या होगा, पाई माइनस π/6, जो कि है 5π/6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6, ठीक है। और किसका सही था, सर √3 π/3 नहीं होता। हाँ सर शायद क्या, अच्छा √3। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये तो मैंने उल्टा लिख दिया, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी ना, b/, होता है ना tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी।
सेकंड वाला तो बहुत ही इजी है, किसी का आया क्या? सर पाई किसी का बाय आया? टू हट गया, मतलब सर आया तो है 1 into sin पाई बाय टू प्लस cos पाई बाय टू। पाई बाई टू थोड़ी ना होगा, सर 2 पाई है। 0 जीरो होगा, बिल्कुल नहीं बोला भाई। आर की वैल्यू तो वन ही 2 आ पाई गई, भी लिख सकते हैं ना तीन सर। जीरो है, आर की वैल्यू वन आ गई। cos थीटा वन है, ये तो ऑब्वियस है यार। sin थीटा जीरो है, तो क्या होगा थीटा? सर 0। एज इक्वल टू जीरो है, खत्म बात, सीधे सर सीधे मैंने लिख। 0 की जगह 2 पाई लिख दिया, कोई गलत है सर? हाँ भाई, माइनस पाई से पाई के बीच में एंगल होना चाहिए ना, अच्छा ठीक है सर। आया था ना। तो हो गया आर इज इक्वल टू वन कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो। देखो एंगल कोई भी गलत नहीं है, जैसे भी कार्तिक ने पूछा, लेकिन हमें वो एंगल लिखना होता है, मतलब ये कन्वेंशन है। और मैं आई थिंक बताना भूल गया कि जो माइनस पाई से पाई के बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट एंगल्स पॉसिबल है, अपने हिसाब से कोई भी एंगल बोला जा सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन वी विल राइट द प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो ये तो एकदम सीधे सीधे, मतलब मोस्टली क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो जाए, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड एंगल ही हो सकता है स्टैंडर्ड एंगल ना आए। इट इज पॉसिबल कि आ जाए भाई कि राइट दिस z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इन द पोलर फॉर्म। तो इसके क्या होगा, डिफरेंस क्या आएगा? मतलब प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं, आर की वैल्यू निकाली, आर आ गया अंडर रूट 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा आ गया 2 बाई रूट 13 और sin थीटा आ गया 3 बाई रूट 13। नाउ दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंगल। ऑफ कोर्स हम एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे z इज इक्वल टू आर, रूट 13 है, थीटा को थीटा लिखा रहने देना, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, और थीटा को अलग लिख देंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका प्रोसेस समझ लो, डिवाइड करेंगे tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा रहता है, अभी क्लास 12 में आता है, सिर्फ अभी के लिए याद कर लो कि tan को उस तरफ ले जाएंगे तो tan इनवर्स लिखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ये इनवर्स फंक्शन है, क्लास 12 का सिलेबस है, और इतना तो याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ लिख देना है, बस इनवर्स लगा देना है। तो हम लिख देंगे वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। समझ गए? यस सर। अगर एंगल स्टैंडर्ड नहीं तो tan इनवर्स के फॉर्म। अंकल कुछ नया नहीं हुआ है कुछ बस हमने, अच्छा वो दोनों क्वेश्चन कर लिए थे तुमने, यस सर। आंसर बोलना पहले का, सिर्फ आर और थीटा बोल दो। सर थीटा पाई बाय 3 आया था मेरा पहले का। अबे 3 कैसे आया, किस क्वाड्रेंट में एंगल है? फोर्थ। देख लो फोर्थ में कैसे, क्या पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है या साइन पॉजिटिव है? तो मैं तो कॉस पॉजिटिव आ रहा था तो। आ रहा था क्या भाई, क्वेश्चन है गलत, उल्टा लिख दिया है। कॉस थीटा ए अपॉन आर होता है ना, ए तो नेगेटिव है, माइनस रूट √3 प्लस आई था ना। -√3 प्लस है। अच्छा अच्छा। और दूसरे वाले का तो वो थोड़ा बीच में अटक गया, z इज इक्वल टू 1 था तो √1 आ गया लेंथ उसकी। ठीक है, 1 ही हो गया तो वो, cos थीटा 1/√1 हो गया ठीक है। और cos 0/√1 हो गया। क्या बोल रहे आई हो, की वैल्यू तो, आई के साथ जीरो है ना, बी की वैल्यू जीरो है, तो साइन थीटा जीरो आ गया। हाँ सर sin 0 आ गया वही। कौन सा और एंगल हो cos गया? कॉस की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू 0, 0 डिग्री। 0 R1 आ जाएगा, थीटा 0 आ जाएगा बस। ओके चलो सर। क्वेश्चन सीधा भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखे, तो क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी कर दिया कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा एंड देन वी विल गो थ्रू द प्रोसेस। तो करो क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। हो सकता है वो पोलर फॉर्म में ना लिखे, कहते हैं मॉडुलस और आर्गुमेंट बताओ, एक ही बात है, जब मॉडुलस आर्गुमेंट बता दोगे तो पोलर फॉर्म लिख भी दोगे, बहुत बड़ी बात तो है नहीं उसके बाद।
इस नंबर को लिखो, इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल। अब सर इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। आस्था हो गया क्या तुम्हारा? सर आर निकल गया है पर बहुत गंदी वैल्यू आई है। लेट्स सी 2 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और 2 4 और -15 तो -11 एंड देन 10i एंड 6i तो +16i अपॉन नीचे हो जाएगा √2 और 4 × 9 13। ऐसा आ रहा है क्या? यही आ रहा है? सर √2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे सर? हाँ √2 से भी कर सकते हैं वो तो ठीक है। ठीक है, यही आ रहा है ना सबका? यस नहीं। सर। अच्छा, अभी यहाँ देखो r निकालने के लिए एक बात का ध्यान रखो कि अगर कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाइड है तो r तो वो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब कि कोई अगर z है a + आयोटा b, ठीक है, मान लेते हैं mod z 5 है तो 2z का पता है क्या होगा मॉडुलस? तो सब जगह 2 2 हो जाएगा, 2a + आयोटा 2b। इसका निकालो अगर मॉड ऑफ 2z दो क्या आ जाएगा? √2a² + 2b², 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 जाएगा, 4a² + b², 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर हमने पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो उसके मॉडुलस में भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए बात? तो कोई अगर कांस्टेंट बाहर है तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो ये -3/√2 यहाँ पर -3/13 √2 बोल रहे हैं, 13 √2 इसको तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें तो सिर्फ इसका निकालना है मॉडुलस। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ मैं? तो दैट वुड बी मॉड z क्या हो जाएगा, √a² + b² कर दो तो √11² होता है 121 और 16² होता है 256। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 377। ठीक किया गया मैंने? 11 16 यस 3 सर। ठीक लग रहा है? यस सर। अभी देखो इसको फैक्टराइज करके देखना जरा। तो ये 13 से मेरे हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, सो इट वुड बी 13 एंड 19 है आई गेस। नहीं 13 से करेंगे तो 29 होगा क्या? 13 2 26 ये डिवाइड हो रहा है ना? हाँ ठीक है 13 29 तो ये आ गया और जो बाहर था वो तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो नेट हमारा r कितना आ जाएगा इसका? ये बात हम लोग समझ गए ना कि सिर्फ इतने का हमने r निकालना तो वो आया √377। तो पूरे का नेट r कितना हो जाएगा? जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई था वो तो मल्टीप्लाई होगा ही ना। तो 3/13 √2 और यहाँ पर रूट के अंदर 13 × हाँ तो बहुत गंदा रहा है, आई डोंट नो मैंने कहाँ से क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया था। So that would be 3√29/√26। ये हमारा r आ रहा है। ये आ रहा था क्या आस्था? सर मैं तो अभी भी कुछ और आ रहा है। कोई बात है, नंबर से मत जाओ, इतना ऐसा टिपिकल नंबर नहीं आएगा। शायद मैंने प्रैक्टिस के लिए उठा लिया होगा, मुझे याद नहीं, काफी पहले उठाया होगा, 2-3 साल हो गए होंगे। एनीवे तो जस्ट सीधा प्रोसेस और ऐसे ही फिर हम cos थीटा और sin थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? अच्छा एक बात समझो कि जैसे यहाँ cos और sin निकालना हो तो अगेन अगर हम बाहर वाला नंबर छोड़ दें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर वाला नंबर r में भी आएगा और a में भी आएगा तो वो इवेंचुअली कैंसिल ही हो जाएगा। तो जो r और थीटा इस अंदर वाले नंबर के लिए वही r थीटा कंबाइंड के लिए भी होगा। तो अगर तुम बाहर वाले नंबर को भूल भी जाओगे तो उससे थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा, तो जो इसका थीटा आएगा वही थीटा आएगा 10 + 25 आयोटा का, क्योंकि a अपॉन b तो सेम ही है ना। यस सर। समझ गया ना? तो मैं कह रहा हूँ बाहर अगर कोई कांस्टेंट रखा है तो उससे में कोई दिक्कत नहीं, उससे में कोई लेना देना भी नहीं थीटा के पर्पज से। तो cos थीटा हो जाएगा -11/√377 और sin थीटा हो जाएगा 16/√377। किस क्वाड्रेंट में हो गया एंगल? सेकंड। cos थर्ड में। नेगेटिव sin पॉजिटिव इट विल बी इन सर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट। में। सेकंड भाई, cos नेगेटिव हाँ, sin पॉजिटिव।
ठीक है, वैसे ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं आ रहा है तो हम उसको फिर वैसे लिखना पड़ेगा। z इज इक्वल टू r जो था हमारा 3√29 अपॉन √26, अंदर ऐसे लिख देंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -11/16। इधर मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर निकालना नहीं, वो पाई बाई माइनस वाला तो करना नहीं, तो एक्चुअल एंगल तो यही होता है माइनस वाला, वो तो हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ जब मुझे एडजस्ट करना नहीं तो हमने एक्चुअल एंगल लिख दिया, मॉड नहीं लगाया इसीलिए। आगे बात समझ में? Yes. ठीक है। अब देखो मैं एक चीज, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में कराना रह गया अभी, ध्यान दे जाना मुझे अगली क्लास में, रूट निकालना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये द प्रोसेस है, बट याद जरूर जरा ना, स्कूल में बहुत पूछा जाता है वो। होमवर्क के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे अगली, जो छोटी सी है। और ऐसा सर वर्कशीट आपने भेजी है? वर्कशीट मैंने भेजी तो, मैं सोच रहा हूँ इसकी वो एक्सरसाइज भी अच्छी है, एडिशनल एक्सरसाइज जो होती हैं तो वो सर करा, वर्कशीट में 2 चैप्टर हैं इसमें तो। वो तो छोटा सा कुछ है नहीं, वो बेकार सा है, कर लेंगे। तुम लोग ऐसा करो कि मिसलिनियस भी इसकी कर लेना, मिसलिनियस अच्छी है इसकी। मैं बता देता हूँ क्या क्या करना है। 5.2 तो पूरी कर लेनी है, और आज तो फ्राइडे ना, संडे भी आना अपना। थोड़ा ज्यादा काम दे दूं, कोई दिक्कत है? हाँ, क्या हूँ, दिक्कत है कि नहीं है? है दिक्कत। किस तरह की दिक्कत? सर बहुत भारी रूटीन बन गया है आजकल, मतलब स्कूल प्लस घर का काम एंड ऑल, तो थोड़ा सा सर रिलीफ दे दो तो अच्छा रहेगा। अरे कितने गाने बनाओगे, चलो ठीक है। सर मिस कहानी है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है इसलिए। चलो ठीक है, मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लेंगे, ठीक है। 5.2 कंप्लीट, और मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अभी इसमें हम मे बी 2 क्लास या 3 क्लास देंगे, प्रैक्टिस पर्पज से देंगे। अभी कॉन्सेप्ट वाइज कुछ खास नहीं बचा है, कॉन्सेप्ट हमारे सारे ओवर हो गए हैं, बट अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, तो थोड़ा सा मिसलिनियस वाला सेक्शन अच्छा है, मिसलिनियस और वर्कशीट कर लेंगे तो हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस। कुछ भेजा है, अच्छा ठीक है, सॉरी तुम्हारे भी सुन लिखा है। Till the next time, goodbye everyone, have a good night. थैंक यू सर।